दर्शकों, पायनियर हरियाणा में आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं ओनिका महेश्वरी और आज हमारे साथ जुड़ी हैं सुप्रसिद्ध साहित्यकार कमल कपूर जी। स्वागत करती हूं मैम। थैंक यू जी। मैम, सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि आपका जो लेखनी से जुड़ाव है वो किस प्रकार शुरू हुआ? मेरे पिता पंजाबी के एक जाने माने लेखक थे। घर में माहौल था किताबें पढ़ने का और लिखने का भी। पता नहीं कब उनकी कलम की स्याही मेरी कलम में आ गई और कब मेरे अंदर बीज प्रस्फुटित हुए, मैं खुद ही नहीं जान पाई। और छोटी छोटी मैं कविताएं लिखने लगी। मैं लिख के उन्हें बताती थी, वो उसमें करेक्ट कर देते थे और ऐसे बस सिलसिला चल निकला। चेतना के पहले चरण से, जब से मैंने पहला कदम रखा चेतना का, तब से ही लिखना शुरू किया, कविताएं लिखती थी। और जो आगे चल के धीरे 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 उम्र के सीढ़ियाँ चढ़ती गई तो कविताओं की जगह जो रुचि थी वो कहानियों में उत्पन्न हो गई और तब मैं कहानियों की ओर मुड़ गई और कविताएं साथ साथ चलती रही। देखिए, मुझे सबसे अधिक सम्मानित किया है हरियाणा साहित्य अकादमी ने। एक मुझे वहाँ का सबसे बड़ा पुरस्कार मिला वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला साहित्यकार का, हुड्डा जी के हाथों। और इसके अतिरिक्त मुझे 3 कृतियों के लिए हरियाणा साहित्य अकादमी से सम्मान मिला। कहानी संग्रह छाँव, कहानी संग्रह अम्मा का चश्मा और कहानी संग्रह नीम अब भी हरा है। इसके अतिरिक्त कई कहानियों को प्रथम पुरस्कार मिले हरियाणा साहित्य अकादमी से। और अखिल भारतीय स्तर पर सुषमा स्वराज जी से मुझे मेरी कृति कदम की छाँव को सम्मान मिला। लाल कृष्ण आडवाणी जी के हाथों मेरी एक कृति को सम्मान मिला। नितिन गडकरी जी से मिला। इसके अतिरिक्त ये समझ लीजिए कि भारत के लगभग 12 राज्यों से शताधिक सम्मान मिले। मैम, मैं ये जानना चाहूंगी कि कविता को लिखने का और बोलने का अंदाज अलग अलग होता है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि प्रेजेंटेशन कितना ज़्यादा ज़रूरी है? देखो अमिका, कविता लिखना और बात है और मंच के ऊपर कविताओं को पढ़ना या प्रस्तुतिकरण अलग बात है। अब जहाँ तक लिखने का सवाल है, कविता जो है अनुभूति से अभिव्यक्ति तक का सफ़र है। जो आपने अनुभूत किया है, आपके पास कितने शब्द हैं, शब्दों की पूंजी कितनी है, आप किस तरह से किस शब्द का प्रयोग करते हो, ये व्यक्ति पर डिपेंड करता है। जिसके पास जितने अधिक शब्द होंगे, जितनी अधिक आत्मानुभूति होगी, उतनी प्रभावशाली उसकी कविता होगी। और प्रस्तुतिकरण की बात है कि मंच के ऊपर 2 तरीके हैं प्रस्तुत करने के। एक है कि कविता में गेयता का गुण हो, अर्थात आप उसे तरन्नुम में पढ़ें या गाएं। और दूसरा है, अगर वो छंद मुक्त कविता है तो उसको आपने गद्य की तरह बोलना है। पर वो तभी प्रभावशाली होगी जब आप अपने पूरे फील के साथ, पूरे अपने मन के भावों के साथ पढ़ेंगे, तभी वो प्रभावशाली हो पाएगी जी। तो ये अंदाजे में यहाँ पर कहते हैं ना कि बात तो एक ही है, सब बात एक ही कहते हैं, पर बात का अलग अलग अंदाज किसी बात को खास बना देता है। यही सिद्धांत कविता पर भी लागू होता है जी। मैं ये जानना चाहूंगी कि जब आप किसी चीज को लेकर अपना कलम और कागज उठाती हैं तो आपका मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? जब तक मन में जो भाव आया है, वो कविता है या लघु कथा है या कहानी है या उपन्यास का प्लॉट सोचा है, कुछ भी सोचा है, जब तक दिमाग के फ्रेम में वो पूरी तरह संवाद प्रति संवाद वो फ्रेम नहीं हो जाता, तब तक मैं कागज नहीं उठाती, कलम नहीं उठाती। कुछ भी लिखना है, इसके लिए लिखो तो वो साहित्यकार नहीं है। साहित्यकार तभी साहित्य सृजन एक उत्कृष्ट कोटि का दे सकता है जब उसके अंतर मन से, बल्कि अंतर आत्मा से पुकार उठती है और उसे ऐसा कोई टॉपिक मिलता है जिसके ऊपर वो पूरा न्याय करके लिख सके, तभी उसे कागज और कलम के साथ खेलने का अधिकार है जी। आज के इस दौर में आप ऐसा कौन सा मुद्दा समझती हैं जो समाज में लेखनी के लिए बहुत अति आवश्यक? हमारे इर्द गिर्द बिखरे हुए हैं, पर समय समय के अनुसार ये मुद्दे चेंज होते रहते हैं। पर आज के दौर में अगर आपने बात की है ना, तो मुझे लगता है कलम चलनी चाहिए। सबसे पहले तो ये चलनी चाहिए कि ये जो वृद्धाश्रम बन रहे हैं, ये क्यों बन रहे हैं, इसके ऊपर सवाल उठाना जरूरी है।
और कहाँ हमारे समाज में, हमारे परिवारों में और परिवारों के सदस्यों में कहाँ व्यवहार में कमी रह गई है, जो पहले नहीं थे वृद्धाश्रम और अब बन रहे हैं। और दूसरा मुद्दा, जो विकृतियाँ, जो रूढ़िग्रस्तता, जो बीमार मानसिकताएं जो उभर रही हैं, वो उनके ऊपर लिखना जरूरी है। साहित्यकार का काम है कि जो नहीं भी है और वो चाहता है कि समाज में वो अच्छाई होनी चाहिए, उसे भी प्रस्तुत करने का पूरा हक भी है और छूट भी है। उसकी कलम को वो अधिकार है, उस पर कलम उठानी चाहिए। और मैं तो कम से कम उठाती हूँ। मैं कविता की ना लगभग हर विधा पर लिखती हूँ। दोहे भी लिखती हूँ। हाइकू एक विधा होती है, जापान से आयातित, पर मैं हाइकू कम लिखती हूँ क्योंकि उसमें अपने आप को अभिव्यक्त करने का ना बहुत स्कोप नहीं होता, 5-7-5 होता है। तो मैं उसी का एक भाई बहन है ताका लिखती हूँ, सेदोका लिखती हूँ। ताका संग्रह आ चुका है, सेदोका संग्रह प्रकाशन उसमें है। मुक्त छंद कविताएं बहुत कम लिखती हूँ, छंदबद्ध कविताएं अधिक लिखती हूँ। या तो ये समझ लो कि मैं पुराने समय की हूँ, या मेरे पिता लिखते थे, पंजाबी में चाहे लिखते थे, उन्होंने यही कहा था जिसको काफिया कहते हैं उर्दू में। मैं काफिया मिलाकर कविताएं लिखती हूँ। और अधिकांशतः जो मंचों पर अगर गाती हूँ तो उसको मैं तरन्नुम के साथ गाती हूँ। आप एक संस्था भी चला रही हैं, उस बारे में हम जानना चाहेंगे। हाँ जी, तो उसका उद्देश्य है नारी अभिव्यक्ति मंच पहचान का, कि अपने आसपास के, सबसे पहले अपने शहर के, एनसीआर तो बाद में आता है या आसपास के शहर बाद में आते हैं। हम सबसे पहले जिम्मेदार होते हैं अपने शहर के प्रति, अपने शहर की महिलाओं को, साहित्यकार महिलाओं को, अगर साहित्यकार नहीं भी हैं पर साहित्य में उनकी रुचि है, तो उनको एक मंच पर एकत्रित करना और आनंदपूर्वक अपनी गोष्ठियाँ करना, काव्य गोष्ठियाँ करना, परिचर्चाएं करना, या किसी भी सदस्य का कोई नया सृजन आया है तो उस कृति का लोकार्पण करना। गम के बादल छटेंगे यकीन है मुझे, गम के बादल छटेंगे यकीन है मुझे, रोशनी एक दिन फिर से हो जाएगी, दर्द की जो घड़ी जगी है अभी, दर्द की जो घड़ी जगी है अभी, मूंद कर पल के जल्दी ही सो जाएगी, गम के बादल। मैम, साहित्यकार होने के नाते मैं आपसे जानना चाहूंगी कि समाज डिजिटलाइज्ड होता जा रहा है, तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? इसके विषय में सकारात्मक विचार भी हैं मेरे, नकारात्मक भी हैं। सकारात्मक तो ये है कि समय की बचत हो रही है, धन की भी बचत हो रही है। मैं अपना ही एक उदाहरण देके कहती हूँ कि पांडुलिपियाँ जो हैं रचनाओं की, वो नेट पे ही तैयार होती हैं, नेट से ही चली जाती हैं, नेट पे ही प्रूफ रीडिंग आ जाती है, समय की भी बचत होती है, धन की भी बचत होती है जी, ठीक है। और इसका जो भी बातें मैं कह रही हूँ उसका समाज पे प्रभाव पड़ता है, आप जानते हैं, ठीक है। और दूसरा ये है कि नकारात्मक ये है कि हम जो है, हम एक समाज से कटते जा रहे हैं, मित्रों से कटते जा रहे हैं। हम डिवाइसेस पे या उस पे, हम ईमेल पे बातें कर रहे हैं, हम व्हाट्सएप पे कर रहे हैं, हम फोनों पे बातें कर रहे हैं, दिन में कितनी बारी बातें कर लेते हैं। हम घर के अंदर सिमट के रह गए हैं, बाहर की हवाओं में निकलना हमने छोड़ दिया है। और जो है पारिवारिकता, सामाजिकता जो है वो इन डिवाइसेस में सिमट के रह गई है। कुछ नौजवान लेखक भी आ रहे हैं, तो उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस प्रकार अपनी लेखनी को वो और ज्यादा उबार सकते हैं? इसके लिए मैं 2 पंक्तियां ना हरिवंश राय बच्चन की लेना चाहूँगी, जिनसे मैं प्रभावित हूँ और जिनका मैंने जब से मैंने लेखन प्रारंभ किया तब से लेकर आज तक अनुसरण किया है। कि नयो लिखो नया मगर पढ़ो पुराना भी, और पुरानो पढ़ो पुराना लिखो पुराना पर सुनो नयों को भी। जी, तो मैं नयों को यही कहना चाहूँगी कि जो हमारे लिए इतना समृद्ध साहित्य छोड़ कर गए हैं, छायावाद, रहस्यवाद के लेखक और आगे प्रगतिवाद के, और जो अभी भी लिख रहे हैं,
उनको पढ़ो और लिखो, चाहे तुम नया, और वो नया ही लिखेंगे, क्योंकि जो समस्याएं आज सिर उठा रही हैं वो उस समय में नहीं थी।